आज का जो लेक्चर होगा वो आज का लेक्चर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1890-20 पर बेस होगा। इस एक्ट को जानने के लिए आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो मैं आपको बैकग्राउंड में बताता हूँ कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। देखिए, रिवॉल्ट होता है। रिवॉल्ट 1857 होता है और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया। जब ये रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पर जो नेशनलिज्म था लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और इस रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो एक एक्ट लाई। उस एक्ट का नाम था, वैसे तो एक्ट वैक्ट तो कुछ नहीं था, एक्चुअली ये एक इम्पीरियल पॉलिसी थी ब्रिटेन की, जो एक एक्ट की फॉर्म में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, जो क्राउन था, उसका राज हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ये वाला ऐसा काम हो गया। अब जब ये रिवॉल्ट 1857 हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा कि अगर आपको इंडिया के अंदर डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर कर रखनी है तो इंडिया के लोगों का साथ जरूरी है, उनका जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक और जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी, एक ये हुई थी कि 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ये क्या कर रहा था, जितनी भी आइडियाज़ थे और जो भी नेशनलिज्म था, ये एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा था। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, अगर कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी बात रखता था अंग्रेज़ों के सामने कि हमको ये चाहिए या ये जो भी करना है। तो इससे क्या हो रहा था, एक जो यूनिटी की जो एक भावना होती है वो अंग्रेज़ों को फेस करनी पड़ी थी कि भाई ये से ये बना है। तो अंग्रेज़ों पे एक प्रेशर आने लग गया था कि हमको लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियन का पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए एक और चीज़ जानने की ज़रूरी है। जब ये रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो एक्ट बना था इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो टेरिटरी थी वो अब किसकी टेरिटरी बन गई, अब वो क्राउन की बन गई। और क्राउन ने इस टेरिटरी को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लेता हूँ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी, इस टेरिटरी को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे प्रोविंसेस में कर दिया। जैसे प्रोविंसेस वन हो गया, प्रोविंसेस टू हो गया, प्रोविंसेस थ्री हो गया, प्रोविंसेस फोर हो गया, ऐसे कर दिया। जैसे मद्रास प्रोविंसेस हो गया, बॉम्बे प्रोविंसेस हो गया, बंगाल प्रोविंसेस हो गया, इस टाइप से इन्होंने प्रोविंसेस बना दिए, छोटे छोटे राज्य बना दिए, टुकड़े कर दिए। अब इनको इनको मतलब इनमें देखिए, इनके यहाँ इसको भी हेड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, इन सबको। तो इनको हेड करने के लिए या तो गवर्नर होगा, या फिर इनको करेगा लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इन या तो गवर्नर करेगा या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, और इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई कि वो वेरी करती थी प्रोविंस टू प्रोविंस, कि कहीं कुछ होता था कहीं कुछ होता, तो इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई सभी को। यहाँ भी यही हालत थी, यहाँ भी एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और इनको भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाएगी। और फिर नेक्स्ट प्रोविंसेस के अंदर भी एक गवर्नर होगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता, मतलब या तो गवर्नर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाएगी, भाई अपना काम करो आप। अब ये सब चल रहा था। तो अब अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो नया जो एक्ट आया था ये वाला, सॉरी, ये जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट के अंदर एक जो काउंसिल बनी थी, सॉरी, जो प्रोविंसेस बनाए गए थे उनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाना स्टार्ट कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो अभी ये जो गवर्न ये थे प्रोविंसेस थे, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इनके अंदर, प्रोविंसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, अब इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनानी शुरू कर दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम ये होगा एक्ट बनाना। कोई एक्ट होगा उसको, उस एक्ट को बनाना। इसके अंदर जो पर्सन होंगे, इसके अंदर ये बोला गया है कि भाई इसके अंदर दो टाइप के पर्सन होंगे, एक तो ऑफिशियल होंगे, एक होंगे नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कौन अपॉइंट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, इनको करेगा गवर्नर।
और होंगे मतलब कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। और ये जो प्रोविंस ये नॉन ऑफिशियल जो पर्सन होंगे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए ये लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल पर्सन जो जाएंगे उनका जो नॉमिनेशन होगा वो गवर्नर करेगा। और ये जो गवर्नर है इसको रिकमेंडेशन कहाँ से आएगी, इसको रिकमेंडेशन आएगी लोकल बॉडी से, जैसे म्यूनसिपैलिटीज होगी, लोकल बॉडीज हो गई, वो हो गया यूनिवर्सिटीज होगी। तो वे क्या काम करेंगे, अपने लोगों का नाम भेजेंगे गवर्नर के पास कि भाई इसको आप नॉन ऑफिशियल की कैटेगरी में रखकर इसको यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दो। तो इससे एक प्रोसेस जानते हो क्या हो गया, इससे एक प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि लोकल बॉडी जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी, जो लोकल बॉडीज़ होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, ये क्या काम कर रही थी, ये अपने लोगों को चुन कर भेज रही थी कि भाई आप हमको ऊपर जाकर रिप्रेजेंट करो। तो एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम शुरू हो गया। उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ, सेंटर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये चल रहा था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर पर थी, सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं फिर वरना अदरवाइज तो ये रटना ही पड़ता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसको अब करता था वॉइसरॉय। जैसे रिवॉल्ट 1857 हुआ था, उसके बाद जो एक्ट आया था 1858, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर वॉइसरॉय बोला गया था। और ऐसा, और वॉइसरॉय की आपको पता है कि दो काउंसिल होती थी, वॉइस इसकी दो काउंसिल होती थी। एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, लेजिस्लेटिव, और एक होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी अब ये बोला गया कि भाई इसके अंदर भी दो टाइप के बंदे होंगे, एक तो ऑफिशियल होंगे, एक होंगे नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। और नॉन ऑफिशियल पर्सन को कौन नॉमिनेट करेगा, वॉइसरॉय करेगा, वॉइसरॉय जो है नॉमिनेट करेगा। और वॉइसरॉय क्यों नॉमिनेट करेगा, इसको आगे से नाम आएंगे कुछ, वो कौन नाम देगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल है वो उनके नाम, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो उनके नाम जो है इन इसको भेजेगी, भाई ये नाम भेजना है आगे। तो इस टाइप से कैसे रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, वो एक इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर। और एक और बात, अगर मान लो देखिए ये पूरी थीम है इसके यहाँ पर समझने की, अगर आप नहीं समझ पाए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किताबों में लिखी हुई बातों को समझना। ये नॉन ऑफिशियल पर्सन है, अगर लेट से अगर इसमें कोई वैकेंसी आ जाती है, मतलब कोई भी वैकेंसी खाली हो जाती है, तो इन वैकेंसी को क्या होगा, इलेक्शन के थ्रू, मान लो कि एक पर्सन था, पर्सन ए, अब इस पर्सन ए की जो है क्या डेथ हो जाती है, इसने रिजाइन कर दिया, तो यहाँ पर पर्सन ए की जगह एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो एक मतलब वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो इन्होंने बोला, देखो इलेक्शन शब्द का तो यूज नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बोला था कि हम इस वैकेंसी को भरेंगे। तो इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ था, लेकिन वैकेंसी को भरा जाएगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर मेंबर जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इसने वैकेंसी खाली करी है, तो इस वैकेंसी को भरा जाएगा, लेकिन इलेक्शन के थ्रू नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्शन कराए जाएंगे, नॉमिनेशन के थ्रू ही होगा। तो ये पूरा ये जो एक्ट था, इस एक्ट की पूरी थीम थी। अब मैं आपको इस एक्ट के बारे में बताता हूँ। तो इस एक्ट के बारे में जैसा मैंने बताया कि इसने जो एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको इस्टेब्लिश कर दिया था और इनको मजबूत भी किया जा रहा था। जैसे कि और ये बोला गया कि जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके अंदर आप ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दो टाइप के बंदे होंगे। और नॉन ऑफिशियल में आप जो है, जैसे बॉम्बे में 8 लोग रख सकते हो, मद्रास में 20 रख सकते हो, बंगाल के अंदर आप 20 रख सकते हो। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बोला है कि नॉन ऑफिशियल बंदर मिनिमम आपके 10 होंगे और मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पर ये है कि इसमें ये बोला गया था कि भाई जितनी भी चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इसके अंदर जो मेजोरिटी होगी वो ऑफिशियल की होगी, ना कि नॉन ऑफिशियल की। अगर नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो गई तो भैया कोई एक्ट पास करेंगे और वो मेजोरिटी से उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए तो अंग्रेज बहुत तेज थे। अब इन्हें ना जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनकी पावर को भी बढ़ा दिया। इनकी पावर को क्या बढ़ा दिया, इनकी पावर को ये बढ़ा दिया कि भैया आप बजट डिस्कस करते हो लेकिन वोट नहीं डालोगे आप। बजट तो डिस्कस करोगे लेकिन वोट नहीं डालोगे आप। तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि भाई आप बजट आपके सामने पढ़कर दिखा दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई इस पर वोटिंग होनी चाहिए, इस क्लॉज को
पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो वोटिंग से किया जाएगा। तो लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था कि वोटिंग करेंगे। भैया आप पढ़ लो बजट को, बजट पढ़ कर सुना दिया, बस ये होने वाला है, चुपचाप सुन लो और कुछ काम नहीं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप वोटिंग डाल के इस क्लॉज को नल एंड वॉइड कर दो। फिर जैसे मैंने बताया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर जो बॉयसरो था उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट करेगा। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर के नाम भेजे जाएंगे, ये कहाँ से भेजेंगे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ से आएंगे, और जो बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स था ये वहाँ से आएंगे। सेम एज अगर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट करना है तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। जैसे मैंने बताया था, गवर्नर होते थे प्रोविंसेस के अंदर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। तो अगर गवर्नर होगा तो गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा। और ये जो नाम भेजे जाएंगे नॉन ऑफिशियल के, ये कौन भेजेगा, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भेजेगा, म्यूनसिपैलिटी भेजेगी, यूनिवर्सिटी भेजेगी, ट्रेड एसोसिएशन भेजेंगे, जमींदार और चैम्बर। तो ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। भाई ये जो जमींदार हैं ये क्या काम करेंगे, भाई फलाना बंदे को तुमको जाकर हमको रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारा नाम हम भेज रहे हैं और आपको हमारी 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 ये जो डिमांड है इनको वहाँ पर रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि इस एक्ट के अंदर कहीं भी इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन को, जैसे मान लो कि नॉन ऑफिशियल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नॉन ऑफिशियल, किसी भी सीट खाली, कोई सीट नॉन ऑफिशियल सीट खाली हो जाती थी, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो उसके अंदर उस वैकेंसी को भरने के लिए नॉमिनेशन तो जरूर कोई भेजेगा कि भाई ठीक है फला बंदे की सीट खाली पड़ी है, कोई नाम भेज दो, तो कोई नाम भेजेगा और उसको भर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मतलब चीज़ों को इलेक्शन कराने की ही, मतलब वैकेंसी खाली होगी उस पर उसको फिल करना है, तो इलेक्शन के थ्रू नहीं कर रहे थे नॉमिनेशन के थ्रू ही। तो ये इस एक्ट की जो बेसिक थीम थी, ये देखिए एक्ट टू अगर आप किताबों से पढ़ोगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। आपको जो मैंने बताया इसको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ लो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।